नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और भूटान सहित कई देशों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक राष्ट्र के तौर पर बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन, 48 दिनों तक उपवास और डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जूते न पहनने का भी किया ऐलान। झूठे वायदों और झूठी नीतियों पर एक बार फिर घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं ने वसूला 2 गुना सरचार्ज। वित्त वर्ष 2025 में 6.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। वित्त मंत्रालय ने जारी किया अनुमान। चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.8% रहने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रस्ताव में 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान 7 दिनों के लिए विदेश में सभी भारतीय उच्चायोगों में भी राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा तथा अंतिम संस्कार के दिन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सीपीएसयू में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लंबे समय से बीमार थे और बीती रात बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके कार्यों को याद किया जाता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जीवन, दर्शन और उनका कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। उनके निधन पर ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवार में नया सामर्थ्य है और ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हमने एक प्रतिष्ठित नेता, एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक महान इंसान खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी मेरी यादें उस समय की हैं जब वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। मैं जब भी उनसे मिला, उनके व्यवहार में वही सरलता, ईमानदारी और विनम्रता पाई। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सारे सरकारी कार्यालयों में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। देखिए संसद भवन से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर संसद भवन के करीब में हैं। संसद भवन चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो शास्त्री भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ जो झंडा है, जो भारत का तिरंगा झंडा है,
उनके सम्मान में उनके निधन के बाद आधा उसको झुका दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा अभी मनमोहन सिंह की कल रात में उनका निधन हुआ था और उसके बाद से सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक यहां पर घोषित किया है। तमाम सरकारी दफ्तरों में जो झंडे हैं वो आधा झुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़ा निवेश दर्शाया। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। भारत में इजराइल के राजनयिक र्यूवेन जार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह नेतृत्व में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और भारतीय लोगों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अन्य खबरों में दिल्ली में बिजली कंपनियों की मनमानी को लेकर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों का विरोध कर रही है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आम लोगों से बिजली की खपत से ज्यादा बिजली का बिल लिया जा रहा है। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज PPAC को दिल्ली की जनता से छलावा बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के नाम पर किस तरह से ईमानदार कंज्यूमर को लूटने का काम कर रही थी या कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई। बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस PPAC ये हर ईमानदार कंज्यूमर के बिलों पर एक तरह से बिजली कंपनियों को डाका है। 16 जुलाई को हमारे सभी विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय को लेकर। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि PPAC चार्ज को लेकर हमने 16 जुलाई को स्पीकर को पत्र लिखा और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद DRC का ऑर्डर आया और PPAC चार्ज को कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जब इसका संघर्ष किया, आवाज उठाई और हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया, उनकी चोरी को पकड़ा। आज DRC का ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में PPAC चार्जेस BYPL तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और BRPL जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से TPDDL जो 36.33 लेता था वो आ गया है 20.52% पे। अगले बिल में PPAC चार्जेस
50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े से पीटा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। मामले में भाजपा ने आरोप लगाया है कि आरोपी डीएमके का पदाधिकारी है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। 23 दिसंबर को तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। मामला तब सामने आया जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास बिरयानी बेचता है। संभल के चंदौसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे लगातार 7वें दिन भी जारी है। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 16 सीढ़ियां, 4 गलियारे नुमा कमरे और प्रथम तल का फर्श साफ दिखाई दे रहा है। बावड़ी की खुदाई के दौरान सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई है। इसकी खुदाई नगरपालिका परिषद के मजदूर मशीन की जगह हाथ से कर रहे हैं ताकि यहां पर मिले स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। खुदाई में मिली गहरी बावड़ी का संबंध उस राज परिवार से है जिसने बाबर से लड़ाई लड़ी थी। बावड़ी में अब तक कई गलियारे और सुरंगें मिल चुकी हैं। फिलहाल बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और संभल प्रशासन इसकी और अधिक जानकारियां सामने लाने का प्रयास कर रहा है। जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ के लिए संतों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में ब्रह्मचारियों की सेना श्री पंच अग्नि अखाड़ा संगम क्षेत्र पहुंच गई है। गुरुवार को श्री पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई निकाली गई। घोड़े और ऊंट के साथ शाही अंदाज में रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर गाजे बाजे के साथ सन्यासियों की सेना लेकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। पेशवाई के दौरान वे अपने इष्ट देवी मां गायत्री की पूजा आराधना करके महाकुंभ सफलतापूर्वक पूर्ण होने की मनोकामना करते हैं। 25 का जो नया कुंभ करने जा रहे हैं, इसके शुभारंभ में सबसे पहले हमारी जो पेशवाई है, हमारी अखाड़े की जो आराध्या है भगवती गायत्री, हम सबसे पहले अपनी गायत्री माता को बड़े बाजे गाजे के साथ और बड़े वैभव के साथ उन जगदम्बा को बड़े वैभव के साथ जगदम्बा को तीर्थराज प्रयाग की छावनी में प्रवेश करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारा जो कुंभ है वो मंगल अच्छी तरह से संपन्न हो। अग्नि अखाड़े का जो छावनी प्रवेश है, इसका मतलब ये है कि अग्नि अखाड़ा आज अग्नि देव पहुंच रहे हैं आपके अखाड़े में। संगम तट पे आज प्रथम प्रवेश हो रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ परिवहन निगम भी तैयारी में जुट गया है। रोडवेज की बसों को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। महाकुंभ के लिए अलीगढ़ से 430 बसें प्रयागराज जाएंगी। इन बसों में हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम के गीत बजाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बस के ड्राइवर कंडक्टर यूनिफॉर्म में रहेंगे। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच बड़ी खींचतान ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग से इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए उन्हें फर्जीवाल करार दिया। माकन ने केजरीवाल पर एंटी नेशनल होने का भी आरोप लगाया। इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। इसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको हराने के लिए बीजेपी के साथ गुप्त समझौता कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से 24 घंटे के भीतर अजय माकन पर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस माकन पर कोई कदम नहीं उठाती तो आप इंडी गठबंधन की अन्य पार्टियों से कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की अपील करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है। बैंक अब ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसे कार्ड यूजर्स के लिए मुसीबत बनने वाला है जो बिल पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं। ऐसे में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने कार्ड का बिल पेमेंट समय पर करें। इसके अलावा इस आदेश के बाद आपके बैंक ने कितना ब्याज अप्लाई किया है, इस पर भी नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला NCDRC के 7 जुलाई 2008 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर आया है। ये अपील सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकों के दायर की थी। NCDRC ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड बकाये पर 36% से 49% प्रतिवर्ष तक की ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं और उधारकर्ताओं के शोषण की तरह है। वहीं क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले बैंक इसे हटाए जाने की मांग कर रहे थे। बैंकों की ओर से दलील दी गई थी कि 30% की लिमिट तय किए जाने के चलते वे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स से ढंग से निपट नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन DC में अमेरिका के NSA जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर की अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। क्रोएशिया में राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को दूसरे दौर के लिए मतदाताओं द्वारा वोट डाले जाएंगे। क्रोएशिया के निवर्तमान राष्ट्रपति और सत्ताधारी पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार दूसरे दौर के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सार्वजनिक प्रसारक HRT द्वारा पिछले सप्ताह प्रकाशित एक सर्वे में मौजूदा राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक को करीब 39% समर्थन की स्पष्ट बढ़त के साथ दिखाया गया है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ड्रैगन प्रिमोरैक को करीब 23% समर्थन मिला हुआ दिखाया गया है, जिसे क्रोएशिया में सत्तारूढ़ क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविक का समर्थन मिला हुआ है। जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार मारिजा सिलाक को लगभग 9% समर्थन के साथ तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। मिलानोविक का क्रोएशिया में आर्थिक नीतियों, रिक्त पदों को भरने और कोविड महामारी से लड़ने के तरीकों को लेकर अक्सर प्लेंकोविक के साथ विवाद रहा है। इजराइल ने यमन पर गुरुवार को जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया है। हमलों में हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। हूतियों के नियंत्रण वाले मीडिया संस्थान अल मसीरा ने इन हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं इजराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने पहले तेल अवीव पर हमलों के जवाब में यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी थी। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस बाल बच गए। टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक उड़ान में सवार होने वाले थे, तभी हमला हुआ जिसमें विमान के चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। WHO प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने के स्लोवाकिया के प्रस्ताव के लिए तैयार है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। पुतिन ने बीते सप्ताह क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को मेज़बानी की थी। फीको ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की मेज़बानी का प्रस्ताव दिया था। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे। पुतिन ने बार बार कहा है कि रूस कीव के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात भी कही है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 6 तो वहीं रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा, जो 3 के स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हुए। इसके थोड़े ही देर बाद केएल राहुल का विकेट भी पैट कमिंस ने ही लिया, जिन्हें 24 पर बोल्ड किया गया। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया। जायसवाल 82 के स्कोर पर रन आउट हुए। इसके थोड़े ही देर बाद विराट कोहली भी 36 रन पर बोलैंड की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 140 रन की पारी खेली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।